वेलकम बैक टू दिस कोर्स ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ये हमारे कोर्स का दूसरा लेक्चर होने वाला है। ये थर्ड वीडियो है। सेकंड वीडियो में हमने लेक्चर 1 में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उसके ऊपर एमसीक्यूज़ किए थे। तो ये लेक्चर जो है ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर होने वाली है। तो इस लेक्चर में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे और इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स जैसे मदरबोर्ड और रजिस्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर से। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है इट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम जैसा कि आपको पता है कि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने को हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस होती हैं, सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इन सब को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करने को हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं। तो इनको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करने का मकसद यही है कि ये एक दूसरे के साथ प्रॉपरली इंटरेक्ट कर पाए और जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो प्रॉपरली काम कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो एक कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को दिखाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट मतलब आपकी इनपुट डिवाइसेस जो भी है, और यहाँ पे सीपीयू को दिखाया गया और सीपीयू में आपको पता है एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है जिसे एएलयू कहा जाता है। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी जिसे आप रैम भी कहते हो वो होती है। एंड देन सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट जिसे आप सेकेंडरी स्टोरेज में आपकी हार्ड डिस्क और आपकी जो एसएसडीज आजकल आती हैं वो आती हैं। उसके बाद आपका आउटपुट यूनिट है जो आपकी आउटपुट डिवाइसेस है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो दो टाइप की इंटरेक्शन इन सब यूनिट्स के बीच होती है। एक तो इनके बीच डेटा फ्लो करता है। फॉर एग्जांपल जो इनपुट डिवाइसेस होती है वो यूज़र से इनपुट डेटा लेती हैं, जो यहाँ पे सॉलिड लाइन से ये डेटा फ्लो को यहाँ पे दिखा रही है। ठीक है, तो यूज़र से जो इनपुट आता है वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आता है, फिर वो जो है वो प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, मतलब आपकी रैम में जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो कंट्रोल यूनिट है वो सिग्नल भेजेगा प्राइमरी मेमोरी को कि डेटा को ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे जो है सीपीयू में इसके अलावा रजिस्टर्स होते हैं। तो रजिस्टर्स भी एक तरह की स्टोरेज ही होती है, पर वो बहुत कम स्टोरेज होती है जो सीपीयू में ही होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डेटा मेमोरी में होता है प्राइमरी मेमोरी में वो ट्रांसफ़र होता है उन रजिस्टर्स में, और फिर जो एएलयू है कंट्रोल यूनिट एएलयू को सिग्नल भेजता है और एएलयू जो है उस डेटा के ऊपर ऑपरेशन करता है, और फिर डेटा जो है वापस जो रजिस्टर्स हैं उनसे प्राइमरी मेमोरी में जाता है और प्राइमरी मेमोरी से वो आउटपुट या फिर सेकेंडरी स्टोरेज में जा सकता है। तो ये तो डेटा की बात हुई। अब कंट्रोल फ्लो की बात करें। कंट्रोल मतलब कंट्रोल सिग्नल्स। यहाँ पे जो है कंट्रोल यूनिट सबको कंट्रोल करता है। जहाँ तक अगर हम कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के बीच कंट्रोल फ्लो की बात करेंगे तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है ये मेन यूनिट होती है जो कि कंप्यूटर के ऑपरेशंस, जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है तो वो एएलयू करता है। तो कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल सिग्नल भेजता है एएलयू को कि तुम्हें कौन सी ऑपरेशन जो है वो एग्जीक्यूट करनी। इसी तरीके से मेमोरी को भी ये कंट्रोल करता है, इसको भी सिग्नल्स भेजता है कि कौन सा डेटा तुम्हें जो है ट्रांसफ़र करना है टूवर्ड्स रजिस्टर्स। वैसे ही ये कंट्रोल सिग्नल जो है आउटपुट डिवाइसेस को भी सेंड करता है। जो अगर हम कह सकते हैं तो कंट्रोल जो है वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो इसमें 3 मेन कैटेगरीज आएंगी। पहला इनपुट आउटपुट। तो ये एक्चुअली 2 कैटेगरीज है बट इनको एक साथ जो है काउंट किया जाता है। तो इनपुट आउटपुट, सीपीयू और मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, मेमोरी यूनिट है। इसमें आपकी दोनों रैम भी आएगी और जो सेकेंडरी स्टोरेज है आपकी हार्ड डिस्क वो भी आएगी। और सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और इसके अलावा रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अब इनपुट की यूनिट की बात करते हैं। इनपुट यूनिट क्या है? इनपुट यूनिट आपकी इनपुट डिवाइसेस होगी। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है कि ये यूज़र से इंस्ट्रक्शंस और डेटा लेती हैं। दूसरा है कि जो यूज़र से ये डेटा लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम कोई टेक्स्ट एंटर करें, कंप्यूटर को टेक्स्ट समझ नहीं आता है, उसको बस मशीन कोड या फिर बाइनरी समझ आता है। तो ये इनपुट यूनिट का काम है कि यहाँ से जो टेक्स्ट देते हैं हम, या फिर जो यहाँ से हम नंबर्स या कुछ भी किसी भी टाइप का, यहाँ से अगर हम वॉइस की फॉर्म में डेटा देते हैं, किसी भी फॉर्म में डेटा देते हैं, तो उसको कन्वर्ट करना बाइनरी फॉर्म में ये
इनपुट यूनिट का काम है, क्योंकि बाइनरी फॉर्म सिर्फ एक ऐसी फॉर्म है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। उसके बाद जब उसके ऊपर जो बाइनरी डेटा जो है इसके ऊपर जब CPU इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है तो वहाँ से आउटपुट आता है, तो उसको भी कन्वर्ट करना जो है ये इनपुट यूनिट का काम है। ठीक है, नेक्स्ट आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में अगर हम देखेंगे, ये यूनिट जो है ये प्रोसेसर रिजल्ट्स को यूज़र के सामने प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसकी फंक्शंस में अगर हम देखेंगे, आउटपुट यूनिट का सबसे पहला काम जो है ये CPU से रिजल्ट जो है वो एक्सेप्ट करता है। जो CPU रिजल्ट्स निकालता है, मतलब उस जब डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करके जो रिजल्ट्स निकालते हैं, जो आउटपुट यूनिट है वो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करता है और फिर चूँकि वो बाइनरी फॉर्म में होता है उसको कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, क्योंकि अब जो आउटपुट रिजल्ट है वो हमारे लिए, हमें वो इंटरप्रेट करना है, तो हमारे लिए वो इंटरप्रेटेबल बनाने के लिए उसको कन्वर्जन करना पड़ता है, तो वो आउटपुट यूनिट मतलब आपकी आउटपुट डिवाइसेस करती है। ठीक है, और उसके बाद जो है जो कन्वर्टेड रिजल्ट है वो ये यूज़र को दे देता है। अब हम कुछ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे। यहाँ पे आपको पता है कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड, रीडर वगैरह ये सारी जो है इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जो है ये कंप्यूटर को यहाँ से डेटा देने के लिए यूज़ होती है। लाइकवाइज आउटपुट डिवाइस में आपकी हेडफोन है, लेज़र प्रिंटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सारी जो है ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। अब कुछ ऐसी डिवाइसेस भी हैं जो कह सकते हैं कि दोनों इनपुट भी है और आउटपुट भी है। फॉर एग्जांपल आपकी टच स्क्रीन होगी, टच स्क्रीन जो है ये इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। कैसे? टच स्क्रीन अगर आप देखोगे तो आप यहाँ से भी इनपुट दे सकते हो, लाइक आप यहाँ से इस पर कुछ टाइप कर सकते हो, यहाँ से कुछ क्लिक्स कर सकते हो, और वहाँ से कोई लाइक आप वीडियो की शक्ल में या फिर किसी और फॉर्म में जो है वहाँ से डेटा आप तक पहुँच सकता है। तो वैसे ही अगर आप देखोगे डिजिटल कैमरा भी है, बिकॉज डिजिटल कैमरा कैसे है, क्योंकि आजकल के डिजिटल कैमराज में ये सिर्फ इनपुट डिवाइस नहीं है बल्कि आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है क्योंकि ये फ़ोटो खींचता है। आउटपुट डिवाइस कैसे हुई? क्योंकि आजकल के डिजिटल कैमराज में आप देखते हो कि छोटी सी स्क्रीन भी होती है, तो ये दोनों में आ गया। ठीक है, अब हम CPU को देखेंगे जो थर्ड कंपोनेंट है। CPU आपको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको प्रोसेसर भी कहते हैं, मेन प्रोसेसर भी कहते हैं, या फिर जस्ट प्रोसेसर कहते हैं। CPU क्या होता है? दरअसल आजकल की CPUs जो आते हैं उनको माइक्रो प्रोसेसर्स कहते हैं। वो एक चिप के ऊपर, जो सारा CPU होता है एक ही चिप के ऊपर होता है, एक ही इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर IC के ऊपर होता है। एक CPU में क्या होता है, कुछ रजिस्टर्स होते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जिसे ALU कहते हैं वो होता है, और कंट्रोल यूनिट होता है। ये एक साथ मिलके जो है जितनी भी ऑपरेशंस, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस जो है कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है उसको रन करते हैं। ठीक है, तो CPU का काम क्या है? CPU का काम सबसे पहले हम कह सकते हैं कि CPU का काम है इंस्ट्रक्शंस और इनपुट डेटा को मेन मेमोरी से रजिस्टर्स तक लेके आना। जैसे कि हमने अभी जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में देखा था कि एक कंप्यूटर में जो CPU होता है, CPU का काम होता है कि जो इनपुट डिवाइसेस से डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो मेमोरी में आती है, मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी से फिर उनको रजिस्टर्स में लाने का काम जो है वो CPU करता है। दूसरा है कि उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने का काम भी CPU करता है, और उसके बाद जो है CPU जो जब एग्जीक्यूशन होती है उन इंस्ट्रक्शंस की, तो फिर उस डेटा को जो आउटपुट होता है उसको वापस मेन मेमोरी में लेके जाना भी काम जो है वो CPU का ही है। ठीक है, CPU को अगर हम देखें, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ये आपको पता ही है। और ये जो है ये फैब्रिकेट क्या होता है, एक ही चिप के ऊपर। आजकल जो CPU आते हैं वो एक चिप के ऊपर होते हैं, उन्हें माइक्रो प्रोसेसर्स कहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर दरअसल माइक्रो का मतलब छोटा, प्रोसेसर का मतलब प्रोसेसर, CPU। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है हम कह सकते हैं कि अगर पूरा CPU जो वो एक ही चिप के ऊपर, एक ही चिप में आ जाए तो उसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और अगर यहाँ पे आप देखो ये CPU है, यहाँ पे स्लॉट में इसमें मदरबोर्ड के ऊपर फिट करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसके ऊपर CPU के ऊपर जो है यहाँ पे शील्ड लगी हुई है। और ये जो है इसको कैबिनेट कहते हैं। ये CPU नहीं होता, CPU इसके अंदर होता है, इसके अंदर जो है मदरबोर्ड होता है और उसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन CPU जो है वो इतनी सी चिप होती है। ठीक है, अब हम कंपोनेंट्स से CPU के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम CPU के कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो मेनली जो है दो कंपोनेंट्स है, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। इसके अलावा रजिस्टर्स भी हैं, उनको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ALU जो है, ALU मेन कह सकते हैं कि जो कोर है CPU का वो ALU है, क्योंकि जितने भी ऑपरेशंस या इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट करता है वो ALU करता है। ठीक है,
मतलब अगर आप देखोगे जो कंप्यूटर जितनी भी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है वो डीप डाउन कंप्यूटर में दरअसल इन 4-5 टाइप ऑफ ऑपरेशन से ही होती हैं। मतलब बाहर से हमें दिखेगा कि मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं, हम किसी भी टाइप का जो है कि किसी भी टाइप की एप्लीकेशन जो है यूज़ करें, मगर अंदर जो है वो एनकोड होके जब उसकी एनकोडिंग होती है फिर उसके ऊपर यही सारे ऑपरेशंस होते हैं और बाहर से हमें जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एप्लीकेशंस हैं वो दिखती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन जो है उसे कहते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। इसमें एंड, नॉर और एक्सॉर ऐसे बहुत सारे जो है ऑपरेशन आते हैं। एंड जो है, एंड आपने देखा होगा एंड गेट जैसे पढ़ते हैं हम। एंड ऑपरेशन क्या होता है कि जैसे ये बिट्स के ऊपर होता है, बिट्स मतलब वंस एंड जीरोस। एंड जब करते हैं हम बिट्स का तो इसका जो रिजल्ट आता है या आउटपुट आता है वो 1 तभी आता है जब दोनों की दोनों बिट्स या इनपुट बिट्स जब 1 होंगी। ऐसे ही ये सारे ऑपरेशन भी होते हैं। ठीक है, तो ये हेल्पफुल होते हैं लाइक अंदर से किसी भी मतलब बड़े कैलकुलेशन को करने के लिए अंदर से ये सब यूज़ होती हैं। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो गए। तो ALU जो है वो ये वाले ऑपरेशन भी करता है। बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर है फॉर एग्जांपल 5, उसकी अंदर से 101 जो है वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो अंदर कंप्यूटर में 101 है। अगर हम उसकी लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो जो दूसरी प्लेस पे 0 है वो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, जो तीसरी प्लेस पे 1 है वो सेकंड प्लेस पे आएगा। ऐसे ही लास्ट में 0 अपेंड होगा या फिर जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो बिट्स हैं उनको हमने लेफ्ट शिफ्ट किया, तो इनको कहते हैं बिट शिफ्टिंग। तो ये लेफ्ट शिफ्टिंग हो सकती है या फिर राइट शिफ्टिंग हो सकती है। ऐसे ही कंपैरिजन ऑपरेशन होते हैं जिनमें आपका लेस देन, इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन आते हैं। ठीक है, इसके बाद है दूसरा जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट जो है, जो ऑलरेडी मैंने बताया कि ये पूरे जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जो ऑपरेशंस या इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट ALU करता है, लेकिन कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है वो कौन डिसाइड करता है, वो कंट्रोल यूनिट करता है। तो कंट्रोल यूनिट का हम काम यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, तो जब प्राइमरी मेमोरी में कोई इंस्ट्रक्शन होती है तो ये आप समझ सकते हो कि कोई सॉफ्टवेयर है वो सेकेंडरी स्टोरेज या फिर हार्ड डिस्क में होती है। जब उसे हम ओपन करते हैं तो वो प्राइमरी मेमोरी में आता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह सकते हो आप। ठीक है, जब वो इंस्ट्रक्शंस प्राइमरी मेमोरी में आते हैं तो अब उसको एक एक इंस्ट्रक्शन करके उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो अब कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है वो कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा। तो यहाँ से क्या होगा कि कंट्रोल यूनिट प्राइमरी मेमोरी को मैसेज भेजेगा, कंट्रोल सिग्नल भेजेगा कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को यहाँ से उठा के जो है आप एक यहाँ पे रजिस्टर में शिफ्ट करो। ठीक है, तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन उठेगी और वो रजिस्टर में आ जाएगी। यहाँ पे रजिस्टर में क्या होगा, अब यहाँ पे कंट्रोल जो है वो ALU को सिग्नल भेजेगा कि इस रजिस्टर में जो डेटा है उसके ऊपर ये वाला ऑपरेशन करना है, तो ये सिग्नल उसको भेजेगा। फॉर एग्जांपल अगर ऐड करना होगा तो ALU में जो एडर सर्किट होगा, कंट्रोल यूनिट उस एडर सर्किट को एक्टिवेट करेगा। तो ऐसे ये काम करता है। ऐसे ही जब रिजल्ट आएगा यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा उसका रिजल्ट जो है उसको अब वापस प्राइमरी स्टोरेज में लेके जाना है, तो कंट्रोल यूनिट जो है वो सिग्नल भेजेगा रजिस्टर को कि डेटा को वापस प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करोगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि CU जो है कंट्रोल यूनिट, ये क्या करता है, ये बेसिकली कंट्रोल करता है ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर को। ठीक है, तो ALU जो है वो जो एग्जीक्यूशन है वो ALU करता है, लेकिन कंट्रोल यूनिट जो है वो ALU को बताता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है वो मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट जो है ये डेटा को और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे जो है मेमोरी यूनिट में आपकी 2 टाइप्स हैं। मेमोरी आपकी मेन मेमोरी होती है जिसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी आपकी रैम होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि जब भी किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है या फिर डेटा के ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी होती है तो उसका रैम में होना ज़रूरी है। प्राइमरी मेमोरी में लेके आना पड़ता है और फिर प्राइमरी मेमोरी से उसको CPU जो है वो अपने रजिस्टर्स में लेके जाता है और वहाँ पे उसके एग्जीक्यूशन हो जाती है। ठीक है, तो रैम जो है ये सेमीकंडक्टर की बनी होती है, तो इसमें जो डेटा है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होती है, तो इसलिए कहते हैं कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मतलब कि चूँकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, तो जब भी लाइट चली जाएगी या आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ऑफ हो जाएगा
तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब बाहर से इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो डाई डाउन हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे और इसके अंदर जो डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी है, ये परमानेंटली अगर आपको डेटा को स्टोर करना है उसके लिए यूज़ होती है। ये क्यों यूज़ होती है, ये परमानेंटली स्टोर कैसे कर पाती है, क्योंकि इसमें ये ज़्यादातर जो होती हैं, अगर हम हार्ड डिस्क की बात करेंगे तो वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोलैरिटी डेटा को स्टोर करती है। तो मैग्नेटिक पोलैरिटी जैसे कि आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा भी होगा कि मैग्नेट्स होते हैं, इनमें पॉजिटिव पोलैरिटी या नेगेटिव पोलैरिटी होती है। तो अगर जो ये करंट पे या फिर बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उस पर डिपेंड नहीं करते। अगर लाइट चली भी गई, अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो भी गया तो भी तब भी जो है वो मैग्नेटिक पोलैरिटी वैसी की वैसी रहेगी। तो इस वजह से जो है ये इसको कहते हैं हम कि ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब अगर कंप्यूटर स्क्रीन ऑफ हो गया तो कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो गया तो डेटा जो है वो डिलीट नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेमोरी की 3 टाइप्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और कैश। कैश हम आगे पढ़ेंगे, ये प्राइमरी मेमोरी की तरह होती है लेकिन इससे फास्ट होती है और प्राइमरी मेमोरी से छोटी होती है, ठीक है। तो ये उस डेटा को स्टोर करती है जो कि ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। प्राइमरी मेमोरी में आपकी रैम आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम आती है, रीड ओनली मेमोरी। रैम आपको पता है किस लिए यूज़ होती है, क्योंकि जिस डेटा के ऊपर एग्जीक्यूशन करनी होती है CPU को, उसको पहले रैम में लेके आना पड़ता है। और रोम क्या है, रोम रीड ओनली मेमोरी है। ये दरअसल कंप्यूटर हर एक कंप्यूटर सिस्टम अलग अलग टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो जब एक पर्टिकुलर कंप्यूटर जो है वो कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है वो स्टोर होता है इस रोम में, ठीक है। इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, इसको हम राइट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, इसमें माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जो है कंप्यूटर की वो सेव रहती हैं, ठीक है। रोम ये नहीं होती है, जैसे कहते हैं कि रोम 64 GB है मोबाइल की, तो रोम जो है वो 64 GB सेकेंडरी स्टोरेज होती है, ना कि रोम, ठीक है। रोम जो है बहुत कम होती है, कुछ क्या लाइक KBs में होती है या फिर कुछ MBs में होती है।